नमस्कार, मैं चुखा निंदा की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया विश्वासघात दिवस, कोहला टोल नाका पर करवाया टोल फ्री, सभा कर प्रधानमंत्री का चलाया पुतला। जल जीवन मिशन के कार्यों में अमानक सामग्री लगा गबन करने का आरोप, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच त्वरित कार्रवाई करने की मांग। पानी नहीं मिला तो बर्बाद हो जाएगा भागड़ा का किसान, 2 फरवरी से रेगुलेशन नहीं बनाने पर सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। दुर्दशा का शिकार होना वार्ड 27 का अम्बेडकर पार्क, वार्ड वासियों ने लगाया विकास के नाम पर भेदभाव करने का आरोप। मंगलवार से फिर खुलेंगे शहरी क्षेत्र के स्कूल, 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होंगी शुरू। अब खबरें विस्तार से। कृषि जिन्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग सहित किसान आंदोलन के दौरान किसानों का दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं लिए जाने से नाराज किसानों ने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर विश्वासघात दिवस मनाया। इसके तहत किसान मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक स्थित टोल नाका पर एकत्रित हो गए और वाहनों को टोल फ्री करवाते हुए सभा की। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आज नहीं तो कल खुदेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पंद्रह जनवरी को टिकरी बॉर्डर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी और उस बैठक में विचार विमर्श करके निर्णय लिए गए हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था। तो उन्होंने कहा था कि किसानों पे जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं पंजाब के पैटर्न पे उनको मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो पराली का है उसको पूरी तरह से वापस ले लेंगे और बिजली बिल के ऊपर भी बात करके किसान प्रतिनिधियों से फिर उसको हम पेश करेंगे और MSP पे जो है खरीद की गारंटी के लिए जो है वो कमेटी बनेगी। पर एक भी सवाल के ऊपर किसान मोर्चे के साथ बैठ करके बात नहीं की और उन पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस के रूप में 31 जनवरी को पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है जिसके तहत तमाम जिला हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए जाएंगे और हनुमानगढ़ के अंदर हमने तय किया है कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे। और हम आज टोल नाका के ऊपर कोला टोल नाके पर बैठे हैं, इसको फ्री करवा रहे हैं क्योंकि ये भी एक स्थिति है कि तमाम जो सड़कें हैं वो सड़कें इस हालत में नहीं है कि वहाँ से टोल वसूला जाए और टोल के ऊपर गुंडे बैठा रखे हैं जो आते जाते जो सज्जन आते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं। राजस्थान में APRO भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के मीडिया कर्मियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 76 पदों पर APRO की भर्ती निकाली गई है। इसकी परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन पदों पर भर्ती 11 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद निकाली गई। प्रदेश में करीब 2500 से ज्यादा सहायक जनसंपर्क अधिकारियों की आवश्यकता है। इसलिए इस भर्ती के पदों की संख्या 2000 से अधिक होनी चाहिए क्योंकि सरकार की योजनाओं को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए हर विभाग में APRO की आवश्यकता होती है। ऐसे में 76 पदों पर निकाली गई APRO की भर्ती काफी नहीं, इसलिए सरकार को पदों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि पत्रकारों को राजकीय सेवा में जाने का मौका मिल सके। ज्ञापन में हर विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के लिए एक APRO का पद स्वीकृत करने, हर ब्लॉक, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में APRO का एक पद स्वीकृत करने, उच्च माध्यमिक स्कूल में एक APRO का पद और 11वीं 12वीं में पत्रकारिता को विषय के रूप में पढ़ाने, RTI कानून के तहत हर विभाग में सूचना अधिकारी के रूप में APRO की नियुक्ति करने, जयपुर स्थित राजस्थान सरकार के सभी विभाग और मुख्यालयों पर एक APRO का पद स्वीकृत करने और हर यूनिवर्सिटी व जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग में APRO का पद स्वीकृत करने की मांग की गई। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में जो APRO की भर्ती निकाली है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ ही 76 पद दिए हैं, जबकि अगर अपनी स्थिति देखें तो ये भर्ती पूरे 11 साल बाद निकाली है और 11 साल अगर अपने देखें तो उसमें कम से कम पद सर्जित होने चाहिए थे 3000, क्योंकि इस जो टाइम फ्रेम के अंदर न जाने कितने
अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा भी किया होगा पत्रकारिता में, डिग्री भी ली होगी, बहुत से लोगों के पास अनुभव भी है, तो वो सब लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे जब पद ही 76 हैं। तो हम आज कलेक्टर साहब से मिले थे, जिसमें हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और हमने यही मांग रखी है कि कम से कम इसमें जो भर्ती निकाली गई है इसमें कम से कम 2,500 से 3,000 पद होने चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के पास अनुभव है और जो डिग्री और डिप्लोमा लेके बहुत से मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, तो वो भी राजकीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त कर सकें। राजस्थान सरकार ने APRO पद के लिए हाल ही में भर्ती निकाली है। इसमें पूरे राजस्थान में 76 पद हैं। तो पत्रकारों की संख्या के हिसाब से ये पद बहुत कम है, इसलिए पूरे राजस्थान के पत्रकार साथी मांग कर रहे हैं पद बढ़ाने की। इसी के दृष्टिगत आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया था, ताकि पत्रकारों APRO पद के लिए जो भर्ती निकाली है उसके पद बढ़ाए जाए। उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी तो वर्षों से जो काम करें तो उनको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। रावसर तहसील की ग्राम पंचायत बुधवालिया के चकचार केएम में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संवर्धन योजना में हुए निर्माण कार्यों में अमानक सामग्री का इस्तेमाल करने व स्वीकृत नक्शा तथा स्वीकृत माप के मुताबिक निर्माण कार्य नहीं करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक फर्म की ओर से संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर निर्माण कार्य में गबन किया गया है। निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत बुधवालिया के चकचार केएम में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संवर्धन योजना 4 केएम बुधवालिया में तकनीकी स्वीकृत राशि 390.69 लाख रुपए के कार्य आदेश जारी हुई। कार्य प्रारंभ करने की दिनांक 26 दिसंबर 2020 से कार्य पूर्ण करने की दिनांक 25 दिसंबर 2021 तक कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग नोहर के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण किया जाना था, जो तय समय सीमा में नहीं हुआ। नवनिर्मित पानी की डिग्गी में एक बार पानी भरते ही दरारें आ गई। अब आनन फानन में निर्माण ठेकेदार श्री भंडार कंस्ट्रक्शन कंपनी टाउन के कर्मचारी रोहिताश निवासी शौदानपुरा की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत नक्शा में अलग अलग जगह घटिया निर्माण सामग्री से किया जा रहा है। वाटर वर्क्स की दक्षिण दिशा की दीवार सरकारी स्कूल की दीवार पर ही 2 फीट तक निर्माण कर रंग करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल जीवन मिशन की इतनी बड़ी योजना के निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर संबंधित ठेकेदार फर्म, कर्मचारी, जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाए। वहीं ग्रामीणों ने चेताया कि यदि 3 दिन में उचित कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामीणों को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सुक्की एकदम सुक्की ईंट है, एकदम बिल्कुल कोई 10 एक को मसालो बोल चिपेड़ो है खड़ी देख, खड़ी है क्या चिपेड़ो है मसालो तो नहीं कोई ईंटा ने चिपेड़ो है खड़ी देखो इधर देखियो दगड़े साल पहले का है। रावसर तहसील के ग्राम पंचायत बुधवालिया से, और हमारी डिमांड है जी जो निर्माण कार्य हुआ है वाटर वर्क्स का शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, वो बिल्कुल घटिया स्तर का हुआ है। उसमें जितना हो सका है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया स्तर का निर्माण हुआ है। नई डिग्गी बनी थी, उसमें एक बार ही पानी भरने के बाद में डिग्गी पूरी तरह डैमेज हो गई। जब अधिकारियों को अवगत कराया तो अधिकारियों ने ये जवाब दिया कि नया काम है, टूट फूट हो जाती है, इसको करवा देंगे। तो उसका करवाने का प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हुआ है, तो उसको कितनी भी बार रिपेयरिंग करवा दो उसमें पानी नहीं रहेगा। जनवरी का महीना चला है, फरवरी के अंदर पानी की डिमांड बढ़ जाएगी और उसके अंदर बिल्कुल आप कहीं भी मौके पे जाके दे सकते हो। पुरानी ईंटें सोरा युक्त उनका काम में ली गई है, लगा हुआ है वो जंग लगा हुआ सरिया उन्होंने उसके निर्माण काम में लिया है जी। और एक्शन है जइए नहीं है, उनको सबको अवगत करा दिया, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया जी। ये प्रोजेक्ट था 3,90,64,000 का, उसमें लगभग 1 करोड़ तक की सीमित है और 3 करोड़ उन्होंने धांधली करके भ्रष्टाचार जैसे जयन अयन एक्शन हमें उन्होंने भी अवगत किया, वो भी आके गए, लेकिन हमें कोई भी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। हमने एक बार लिखवाया भी था, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम चलो कोई नहीं 1 महीने में आपको आश्वासन दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था। कोरोना की तीसरी लहर पर कुछ हद तक अंकुश लगने के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार से शहरी क्षेत्र के स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे, जबकि 6 से 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी। हालांकि विद्यार्थियों को माता पिता की लिखित सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति होगी।
स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज झाजेवाला ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालय ऑफलाइन खुले हुए हैं। विद्यालय संचालकों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत 15 से 18 साल तक के बच्चों के भी वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में भी 10 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके बाद 10 फरवरी से 6 से 9 तक की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। गौरतलब रहे कि पिछले कुछ समय से शहरी क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों की ओर से भी राज्य सरकार से स्कूल खोलने की अनुमति देने की मांग की जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालय जो है वो ऑफलाइन जो है खुले हुए हैं और बच्चों को रेगुलर पढ़ाई हो रही है। और सभी को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए सबको निर्देश दिए जा चुके हैं और सभी विद्यालय जो है निर्देशों की पालना कर रहे हैं। और 15 से 18 साल तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्य जो है वो भी रेगुलर स्कूलों में जो है ग्रामीण क्षेत्र स्कूलों में जो है वो पूरा हो चुका है। और कई क्षेत्र के और जो निजी विद्यालय हैं उनमें 15 से 18 साल के बच्चों को छूटे हुए हैं, उनमें वैक्सीनेशन कार्य जो है वो करवा रहे हैं। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के विद्यालय जो है वो अनुबंध से कल से 1 तारीख से जो है 10 से 12 तक के जो कक्षाएँ जो है वो रेगुलर जो है शुरू हो जाएगी और 10 तारीख से जो है 6 से 12 तक की कक्षाएँ जो है वो पुनः जो है वो सही कक्षाएँ जो है वो शुरू हो जाएगी। और सभी विद्यालयों को जो है वो कोविड की गाइडलाइन की पालना के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। निर्देश की पालना करते हुए जो है वो कल से जो है 10 से 12 और 6 तारीख से जो है वो 10 तारीख से जो है 6 से 12 तक की कक्षाएँ जो है शुरू कर देंगे। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई जांच करवा इसमें संलिप्त उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उत्कंठ अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग को राज्यपाल के नाम 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक शशांक वालिया ने कहा कि रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के परीक्षा से एक दिन पूर्व शिक्षा विभाग संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम में उत्तरदायी अधिकारियों के सहयोग से बाहर निकलने से प्रशासनिक असफलता व गोपनीयता को प्रत्यक्ष रूप से भंग हुई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि मंडल ने आज रीट परीक्षा के अंदर जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ में ज्ञापन दिया है जिसके तहत विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उनको निरस्त किया जाए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और ये मंत्रिमंडल के संरक्षण में काम हुआ है, क्योंकि अगर किसी सेंटर से पेपर लीक होता तो वो अलग बात थी। ये पेपर लीक जहां से हुआ है उस प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है, जो लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस पिछले 2011 में जब रीट हुई थी वो कोलकाता की थी, वो भी उस घोटाले में थी। और इस बार फिर से उसी लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस को इसके अंदर पेपर बनाने के लिए इन्वॉल्व किया। उसको जरूरी था क्या? बदल नहीं सकते थे प्रिंटिंग प्रेस। सरकार इसके अंदर संलिप्त है। गहलोत से हम मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर विद्यार्थी परिषद की मांग को नहीं सुना जाता है तो ये कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम भूल जाएंगे कि कोविड है। हम ये भूल जाएंगे कि सरकार अपनी नीतियां सही नहीं करेगी, तो हम भी इनको ठीक करने का काम करेंगे। किसानों ने भाखड़ा की नहरों में 2 फरवरी से पानी चलाने की मांग की है। सोमवार को भाखड़ा क्षेत्र के किसान पानी छोड़ने के गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर की बैठक में व्यस्त होने के चलते उन्होंने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभिकर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान राज सिंह जाखड़ बनवाला ने कहा कि करीब 1 माह पहले बारिश होने के कारण रेगुलेशन कमेटी ने 21 दिनों की बंदी ले ली थी। अब मोबाइल फोन पर ही मीटिंग कर बंदी को 7 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को रेगुलेशन बनना था, वह अब 9 फरवरी तक खिसका दिया गया है।
अगर 9 फरवरी को रेगुलेशन बनता है तो भाखड़ा की आधी से ज्यादा नहरों में 17 फरवरी को पानी छोड़ा जाएगा। 17 फरवरी को पानी छोड़े जाने की स्थिति में आधे से ज्यादा किसानों के खेतों में 24 फरवरी तक पानी पहुंचेगा। इस हालत में तब तक किसानों की फसलें जल जाएंगी, किसान 100% बर्बाद हो जाएंगे। अब बारिश भी नहीं है, मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, कोहरा भी नहीं जा रहा। अब गेहूं, जौ, चना की फसल में पानी की सख्त आवश्यकता है। अत्यधिक धूप के कारण फसलें मुरझाने लगी हैं। पानी नहीं मिला तो भाखड़ा क्षेत्र के आधे से ज्यादा किसान फसलें खराब होने से बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बार यूरिया भी बिना पानी नहीं दे सकते। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के बैठक में व्यस्त होने के चलते वे उपखंड अधिकारी से मिले। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते वे चंडीगढ़ में हो रही बीबीएमबी की बैठक में शामिल होने गए। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दें ताकि जल्दी पानी मिल सके और 2 फरवरी को रेगुलेशन बन सके। जाकर ने आरोप लगाया कि रेगुलेशन कमेटी के सदस्य धरातल की वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करवाते। रेगुलेशन कमेटी के सदस्य अपनी मनमानी करते हैं, इस कारण सही बात अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए पिछले 50 सालों से भाखड़ा का किसान बर्बाद हो रहा है। परिवार चलाने के लिए बैंकों व आढ़तियों से कर्ज लेकर डूबा जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि 2 फरवरी तक भाखड़ा की नहरों का पानी नहीं छोड़ा जाता तो किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदार रेगुलेशन कमेटी होगी। आज भाखड़ा के किसान पानी के लिए आए हैं कलेक्टर साहब के गुहार लगाने। पिछली बार 1 महीने पहले बरसात हो गई थी, उस कारण रेगुलेशन कमेटी ने 21 दिनों की बंदी ले ली थी और उसको मोबाइल पे ही दोबारा मीटिंग करके और 7 दिन आगे और बढ़ा दिया। तो रेगुलेशन बनना था 2 तारीख को, जो 9 तारीख को खिसका दिया गया है। उसके लिए हम आए हैं। अगर 9 तारीख को रेगुलेशन बनता है तो आधी से ज़्यादा भाखड़ा नहरों का रेगुलेशन बनेगा 17 तारीख को। उनमें 17 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा और 17 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा। उनमें से आधे से ज़्यादा किसानों के 24 तारीख को पानी लगेगा। तब तक किसानों की फसलें जल जाएगी, 100% बर्बाद हो जाएंगे। टाउन के वार्ड नंबर 27 अम्बेडकर कॉलोनी से पार्क देखभाल के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो गया है। सफाई व्यवस्था के बिना पार्क में गंदगी का माहौल है। यहाँ बैठना तो दूर, पास से निकलना भी मुश्किल है। अम्बेडकर पार्क में निराश्रित पशुओं का जमावड़ा रहने से गंदगी फैली हुई है। यह पार्क असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बना हुआ है। इसके आसपास के लोगों में किसी प्रकार की अनहोनी होने का भय रहता है। वार्ड वासियों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से उनके वार्ड के साथ विकास कार्यों की दृष्टि से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर परिषद शहर के चौक चौराहों पर अन्य वार्डों में बने पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनके वार्ड के अम्बेडकर पार्क की सुध लेने का उनके पास समय नहीं है। जिस जगह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है वह जगह भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस पार्क का लोकार्पण 18 अगस्त 2014 को नगर परिषद के तत्कालीन सभापति सुरेंद्र कौर की ओर से किया गया था। वार्डवासी पवन मौर्य ने बताया कि वार्ड नंबर 27 अम्बेडकर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर पार्क की हालत खस्ता हो चुकी है। ये पार्क निराश्रित पशुओं की शरण स्थली बना हुआ है। निराश्रित गोवंश घूमने से यहाँ गंदगी का साम्राज्य है। पार्क कम और गौशाला ज्यादा नजर आती है। न तो नगर परिषद और न ही वार्ड पार्षद की ओर से पार्क के विकास के लिए कोई ध्यान दिया जा रहा है। लाखों रुपयों की लागत से लगा फव्वारा सिस्टम भी उद्घाटन के बाद से बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी पार्षद इस वार्ड में चुने गए उन्होंने इस पार्क की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस कारण यह पार्क उसी हालत में पड़ा है। जो है पशुओं के द्वारा गोबर सारा और पूरी एक तरीके से मैं कहूँ तो ये गौशाला के रूप में तब्दील हो चुका है अम्बेडकर पार्क है जो, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं देने का ही कारण है कि गौशाला के अंदर तब्दील हो चुका है। ये है कि इसकी बनना ना बनना वो बहुत दूर की बात है कि सफाई व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था के नाम पे जीरो है। विकास के अंदर भेदभाव हो रहा है क्योंकि एक तो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, शायद कुछ जो आते हैं नेता वो एसी को उसी नज़र से देखते हैं और उसी हिसाब से ये पार्क है वो उसी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। नहीं तो आज हर जगह हर पार्क इतनी सुंदर व्यवस्था के अंदर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन इस पार्क का जीरो विकास है। वार्ड के बाशिंदे ओम सोनी ने कहा कि अम्बेडकर पार्क की दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके मोहल्ले में पार्क है, लेकिन उसके साथ यह दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है कि उसकी दुर्दशा हो रही है।
शरारती तत्वों का भी पार्क में जमावड़ा रहता है। पार्क में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं। पार्क में बैठकर नशे की खरीद फरोख्त हो जाती है। इस कारण आसपास के लोग भी परेशान हैं। मैं अम्बेडकर कॉलोनी यहीं का रहने वाला हूँ। ये पार्क के नज़दीक ही मेरा मकान है, लेकिन इस पार्क की दुर्दशा देखकर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि किसी मोहल्ले के अंदर पार्क होना एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे मोहल्ले में है। लेकिन उसके साथ हमारा दुर्भाग्य भी है। वो इसलिए कि इस पार्क की आप स्थिति देखिए, कितनी दयनीय है, कितनी दुर्दशा है। पशुओं का बैठना, सारा दिन गोबर, और जितने भी ये कह दीजिए कि शरारती तत्व यहाँ आकर बैठते हैं, जिनसे हम लोग इतने परेशान हैं कि आप कहिए मत। अब तो हालत ये है कि यहाँ नशेड़ी लोग भी आते हैं और नशा भी बेचते हैं, जिसके कारण हमारे मोहल्ले में 2-3 दिन पहले एक जवान लड़के की मौत हो चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण है। मोहल्ले वासियों का सभापति जी से, जो हमारी यहाँ सरकार है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की तरफ, इस पार्क की तरफ कुछ ध्यान दें, इसकी स्थिति को सुधारने की कृपा करें। उधर इस बारे में वार्ड पार्षद भूपेंद्र नेहरा ने कहा कि शहर के पुराने पार्कों में वार्ड 27 का अंबेडकर पार्क शामिल है। आज पार्क के हालात काफी खराब हो चुके हैं। सभापति की ओर से इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है। करीब 15 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया है। कुछ और निर्माण कार्य करवाने के चलते इस टेंडर की लागत बढ़ने की उम्मीद है। जीर्णोद्धार कार्य के तहत घास लगाने, पानी, बिजली की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि कार्य करवाए जाएंगे। पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। हम अपने हनुमानगढ़ के पुराने पार्कों में से एक पार्क है अम्बेडकर कॉलोनी का अम्बेडकर पार्क, जो आज पिछले कई सालों से उसके हालात खराब है। हमारे माननीय सभापति श्री गणेश और बंसल जी द्वारा इस पार्क का टेंडर लगा दिया गया है। वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है हमें। आज तकरीबन 15 लाख के करीब इसका टेंडर लगा है। इसमें 5-7 चीज़ें और रह गई है, उस और बढ़ा दिया जाएगा इसको। इसमें हरियाली से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, बिजली की व्यवस्था से लेके, और वार्ड में आजकल जो बच्चों, यूथ के अंदर जो असामाजिक प्रकार की तत्वों की जो इंटरफेयर हो रही है, उसको भी निगाह में रखते हुए सिक्योरिटी टाइम में कैमरों की व्यवस्था भी हो रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन के महात्मा गांधी जिला अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शुरू किए गए आंदोलन की आगामी कड़ी में मंगलवार को टाउन का बाजार बंद व सांकेतिक चक्काजाम की घोषणा की गई है। सांकेतिक जाम भाट माता चौक पर होगा। इस दौरान जन आक्रोश सभा भी आयोजित की जाएगी। बाजार बंद, सांकेतिक चक्काजाम व जन आक्रोश सभा को लेकर संघर्ष समिति सदस्यों का जन जागृति अभियान सोमवार को भी जारी रहा। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी नागरिक बंधुओं से, माताओं बहनों से, नौजवान साथी और बड़े बुजुर्गों से अपील है कि आज जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की टीम आपके बीच में आई है, ये बताने के लिए वार्डवासियों को पहुंचना है। ये हॉस्पिटल हमारा है। सभी वार्डवासियों, माता बहनों से मेरा निवेदन है कि मेरी बात घरों में बैठकर मत सुने, घरों से बाहर निकले। कल जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने जो हमारा महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय है, इसको मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड मुख्य चिकित्सालय रखने के लिए
आज पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है और 2 महीने से संघर्ष समिति के लोग पीएमओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। जिला कलेक्टर महोदय से 2-3 बार बात हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बात, या मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस विषय को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन यह जनहित का, लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और लाखों लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसलिए संघर्ष समिति ने इस गूंगी बहरी सरकार को, इस लापरवाह प्रशासन को जगाने के लिए कल हनुमानगढ़ टाउन का बाजार जो है वो पूर्णतः बंद रहेगा। आसपास के गांव ढाणियों में, सभी वार्डों में हम जन जागृति अभियान हम चला रहे हैं और कल भारत माता चौक पर जन आक्रोश सभा होगी और सांकेतिक चक्का जाम करेंगे, क्योंकि जनता को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार हमें कुछ आक्रामक कार्यवाही के लिए मजबूर कर रही है और कल जो भी कुछ होगा उसके लिए सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छूट तो जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ है, आर्मी है या पुलिस है, इनको छूट रहेगी। प्रशासन के लोगों को हम नहीं जाने देंगे। हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब की ओर से 2 फरवरी को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें कोई भी रक्तदाता रक्तदान कर सकता है। शिविर का आयोजन क्लब के वरिष्ठ सदस्य किशन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। क्लब की ओर से हर साल 2 फरवरी को रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी क्लब सदस्य निखिल ने दी। जिला कलेक्टर सभागार में आज टीबी फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर नतमल डिडेल ने की। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, डीटीओ डॉक्टर रविशंकर शर्मा, आरसीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी एरन व टीबी फोरम के अन्य सदस्य, प्रतिभागी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में टीबी फोरम व इसके दायित्व और लक्ष्यों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का रिव्यू किया गया। बैठक में टीबी फोरम के सदस्यों को टीबी जागरूकता व प्रोग्राम में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए। पिछले 2 सालों में अपने कोविड की वजह से इस मीटिंग को नहीं कर पाए थे। अब इस मीटिंग को वापस हर 6 महीने से अपने को एक बार करना है और इस मीटिंग के तहत अपना मकसद ये रहेगा कि टीबी के पेशेंट को और टीबी से अपने समाज में हो रहे हैं। अपना मेन मकसद ये रहे कि जो सरकार की योजना है उससे एक तो प्रॉपर पैसा सभी को मिले, पेशेंट से लेके जिसने डायग्नोज करवाया वहाँ तक पैसा पहुँचे, प्लस जो पेशेंट जो दवाई लेनी शुरू कर दी है उसकी समस्याएं चेक करें अपन, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं। और एमडीआर केसेज हैं, जैसे इस तरीके की स्थिति अपने जिले में कम से कम हो। एचआईवी वाले जो बता रहे हैं, मैडम बता रहे हैं, तो एचआईवी केसेज भी लगभग बराबर से ही हैं जो केसेज हैं। तो एचआईवी पेशेंट की जैसे काउंसलिंग करना हुआ, ये काम भी अपने सेंसिटिविटी रखते हुए करना है। श्रीमान जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में टीबी फोरम नाम से एक टीम गठन किया गया था। पूर्व में जब फरवरी 2020 में उसकी एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, टीबी चैंपियंस, प्लस अपने जो एनटीपी का स्टाफ, प्लस अपने कॉरपोरेट सेक्टर और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, इन सब की एक बना के टीबी फोरम को बनाया जाता है। टीबी फोरम का काम है कि ये एक ब्रिज का काम करता है कि जो सरकारी सिस्टम है जिसमें टीबी के पेशेंट की केयर की जाती है और टीबी पेशेंट और कम्युनिटी के बीच में, इन तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम करे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और टीबी की सेवाओं को और कैसे एक्सपांशन किया जा सकता है और लोगों को कैसे और सुविधाएं अपन इसमें दी जा सकती हैं और विभिन्न तरह की योजनाओं को कैसे लिंक किया जा सकता है, जिसमें हमारी निक्षय पोषण योजना जो टीबी के पेशेंट के लिए हर पेशेंट को मिले। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट सपोर्टर है या जैसे जो आदमी ट्रीटमेंट दे रहा है उसको भी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत 1000 रुपया ट्रीटमेंट सपोर्टर को पूरा 6 महीने इलाज देने में मिलता है। टीबी उन्मूलन के लिए 2025 में जो लक्ष्य तय किया गया है कि भारत से टीबी को खत्म करना है, उसके संदर्भ में जो नए दिशा निर्देश हैं, जो नई योजनाएं हैं, उसके लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रविशंकर जी इसके प्रभारी हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने अपनी सारी योजनाएं के बारे में बताया और इसमें किस तरह प्राइवेट जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका इसमें जो सहयोग चाहिए और जो उनके थ्रू गवर्नमेंट के प्रोग्राम में उनकी सहभागिता हो सकती है, उस सब के बारे में बताया। तो निसंदेह एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स के, सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स के सहयोग से
क्योंकि बीच में कुछ पेशेंट लॉस्ट हो जाते थे। सरकारी हॉस्पिटल की टाइमिंग निश्चित है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोग इलाज लेना चाहते हैं जो सरकारी में नहीं जाना चाहते, और दोनों मिलकर करेंगे तो टीबी का कंप्लीट खात्मा हो सकेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।